हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात नारी शास्त्र के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज़ों को बताता चलूँगा। हर बारीक से बारीक पहलू पर हम लोग अध्ययन करते चलेंगे, जिससे कि आप जब भी परीक्षा में जाएं तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आप इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आएँ और आपके 100% नंबर पक्के रहें। तो हर चीज़ को आराम से मैं आपको समझाते चलूँगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद इस पाठ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कक्षा 10 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो जो हमारे आने वाले हैं वो आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी का। पाठ का नाम आप पहले उसका अर्थ समझिए क्या कह रहा है, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नाम है पाठ का कि सत्ता की साझेदारी। इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है शेयर। साझेदारी का मतलब शेयरिंग करना। शेयर का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। जैसे आपके पास मान लीजिए एक सेब है और इस सेब को आपके 2-3 दोस्त हैं खड़े हैं और आप इस सेब को अकेले खा ले रहे हैं, तो ये शेयर करना नहीं है। आपने शेयर नहीं किया, आपने अकेले खा लिया, इसे शेयर नहीं कहेंगे। या सेब को आपने उन तीनों को दे दिया, आपने नहीं खाया, तो ये भी शेयर नहीं हुआ। शेयर का मतलब क्या हुआ कि आप भी खा रहे हैं, उसमें से अपने दोस्त जो 3 खड़े हैं उनको भी खिला रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे शेयर करना। शेयर का मतलब मिल बांट करके खाना, खाने के परिप्रेक्ष्य में हुआ। अब सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता को, पावर को शेयर करने की बात कर रही है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ? सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि किसी देश के या किसी समाज के अंदर रहने वाले जो विभिन्न वर्ग हैं, जो विभिन्न समूह हैं, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर देना। शासन की जो सत्ता है, जो शासन की शक्ति है, उसका बंटवारा कर देना, इसे कहेंगे सत्ता की साझेदारी। विश्व के जितने भी देश आप देखेंगे, अधिकांशतः देशों में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते होंगे। बहुत कम ही आपको ऐसे देश देखने को मिलेंगे जहां पर एक ही भाषा के बोलने वाले लोग हों, एक ही जाति के लोग रहते हों या एक ही संप्रदाय के मानने वाले लोग हों। अगर विश्व में कोई ऐसा समाज है जहां पर एक ही कदकाठी के लोग, एक ही संप्रदाय के लोग, एक ही संस्कृति के लोग, एक ही भाषा के लोग अगर रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे एथनिक समाज। क्या कहेंगे? एथनिक समाज। एथनिक मतलब जहां पर एक ही जाति धर्म भाषा संप्रदाय कद काठी वाले लोग रहते हैं, उसे हम कहेंगे एथनिक समाज। और जहां पर जिस समाज में विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, उसे कहेंगे विविधता वाला समाज। विविधता यानी सामाजिक विविधता है वहां पर, सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता जहाँ होगी वहाँ पर अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय के लोग रहेंगे। अगर कहा जाए कि भारत में सामाजिक विविधता है, इसका मतलब भारत में केवल एक ही जाति के लोग नहीं हैं, कई जातियों के लोग होंगे या कई धर्मों के लोग होंगे या कई संप्रदायों के लोग होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी जिस समाज में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हों, समूह हों और उनके बीच शक्तियाँ बटी हुई हों, तो उसे हम कहेंगे सत्ता की साझेदारी हुए। यानी वहाँ सत्ता है, सब में बटी हुई है, हर समूह को समान अधिकार मिले हुए हैं, सबको पावर है, शक्ति है अपनी बात रखने की। तो फ्रेंड्स, कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, लोकतंत्र के क्या गुण होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि विश्व की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था वर्तमान समय में यदि कोई है तो वो लोकतंत्र है। ये राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अन्य शासन पद्धतियों से अच्छी मानी जाती है। अब जहाँ से कक्षा 9 में हम लोग छोड़े थे, 10 में हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे।
अब पहला पार्ट में ही कि जो सत्ता की साझेदारी है, इसी में हम लोग देखेंगे कि क्या लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है, सत्ता बटी होनी जरूरी है। अगर सत्ता नहीं बटी होगी तब क्या होगा, या और बटी होगी तब क्या होगा। इन समस्त बिंदुओं का अध्ययन जो हम इस पाठ में करेंगे। तो शुरुआत जो है इस पाठ की जो हो रही है वो दो देशों के उदाहरण से हो रही है। दो देशों का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, इसके बाद आपको समझाया जाएगा कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि नहीं है। वो दो देश कौन से, बेल्जियम और श्रीलंका। तो शुरुआत करते हैं बेल्जियम से। तो देखिए बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप। अब आप यहाँ से ध्यान से समझिए, और यूरोप में भी पश्चिमी यूरोप का है, पश्चिमी यूरोप। यूरोप जो है वो महाद्वीप है फ्रेंड्स। महाद्वीप उसे कहते हैं कि बहुत बड़ा भूखंड हो और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। अगर छोटा भूखंड है और वो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है या समुद्र से घिरा हुआ है तो उसे हम कहेंगे द्वीप। अब बड़ा भूखंड है, वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो उसे हम कहेंगे महाद्वीप। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, उसमें से एक महाद्वीप यूरोप भी है, और यूरोप का ही क्षेत्र है बेल्जियम। हम लोग जिस महाद्वीप में रहते हैं वो एशिया महाद्वीप है। एक महाद्वीप में अनेक देश, स्वतंत्र देश रहते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप में कुल 48 स्वतंत्र देश हैं, उसी तरह यूरोप महाद्वीप में भी बहुत से देश हैं। तो ये बेल्जियम कहाँ है, यूरोप में है। यूरोप में भी कहाँ है, पश्चिमी यूरोप में है। ठीक है, अब इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप देखे रहिए क्योंकि अति लघुत्तरी बहुविकल्पी भी पूछते हैं। तो यूरोप के पश्चिमी यूरोप में एक बेल्जियम है। ठीक है, इसी को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आपको बोर्ड पर बेल्जियम का एक मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में देख रहे हैं कि बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो 4 देशों से लग रही हैं। नीचे आप देख रहेंगे फ्रांस, उसके बगल लग्जमबर्ग, ऊपर जाएंगे जर्मनी और इधर जाएंगे नीदरलैंड। यानी ऊपर से आएंगे तो नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस, ये 4 जो देश हैं इनसे जो है बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं। इन चारों देशों का नाम भी आप रटे रहिएगा, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, अब बेल्जियम की देखिए हम सामाजिक संरचना देखते हैं। अब बेल्जियम जो है फ्रेंड्स ना, वो भारत के जो हरियाणा राज्य है उस हरियाणा राज्य से भी छोटा है, और वहाँ की जनसंख्या जो है वो हरियाणा की जनसंख्या की आधी है। समझ सकते हैं कितना छोटा सा देश होगा। ठीक है, अब वहाँ के हम जातीय और सामाजिक संरचना को देखें। सामाजिक संरचना का मतलब होता है कि वहाँ समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर समाज का स्वरूप क्या है। तो देखिए बेल्जियम की जो सामाजिक संरचना है, बेल्जियम जो है वो 2 बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, एक को कहते हैं फ्लेमिश, एक को कहते हैं बेलोनिया। आपको बोर्ड पर एक मैप फिर से दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसमें देखिए जो ऊपर पीले रंग का क्षेत्र है, ऊपर वो पूरा पीले रंग का क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है वो फ्लेमिश का क्षेत्र है, और नीचे जो लाल रंग का क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो बेलोनिया है। ठीक है, तो 2 बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ है, फ्लेमिश और बेलोनिया। अब फ्लेमिश में जो है पूरे बेल्जियम की जितनी जनसंख्या है उसकी 59% जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है, ऊपर के क्षेत्र में, पीले क्षेत्र में, जिसको फ्लेमिश का क्षेत्र कहते हैं। फ्लेमिश में पूरे बेल्जियम की 59% जनसंख्या रहती है, और बेलोनिया में 40% जनसंख्या रहती है। और फ्रेंड्स उसमें देखिए सबसे पूरब की तरफ, मैप में आप जानते हैं मैप देखने का तरीका होता है कि मैप में पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। तो आप पूरब में देखिए एक सफ़ेद रंग का क्षेत्र रंगा होगा, वो क्षेत्र जो है वो शेष बेल्जियम में आ जाता है। ठीक है, यानी कि 2 बड़े क्षेत्र हैं, एक फ्लेमिश और बेलोनिया, और एक छोटा सा क्षेत्र देखिएंगे आप तो वो सफ़ेद रंग से रंगा होगा। फ्लेमिश में 59% जनसंख्या रहती है, बेलोनिया में 40% जनसंख्या रहती है, और शेष जो बच रहा है क्षेत्र उसमें 1% जनसंख्या रहती है। अब देखिए जो फ्लेमिश क्षेत्र में 59% जनसंख्या आती है वो डच भाषा की बोलने वाले लोग हैं, ये डच बोलते हैं, ये भाषा है वहाँ की, यानी इनको डच भाषी लोग कहेंगे। जो बेलोनिया में बेलोनिया में है वो वहाँ पर 40% जनसंख्या आती है, वो फ्रेंच भाषा को बोलती है, यानी फ्रेंच भाषी लोग हैं ये। और जो शेष जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है वहाँ जो 1% लोग आते हैं वो जर्मन भाषा को बोलते हैं। ठीक है, भाषा क्या है इनकी, डच है, इनकी फ्रेंच है, उनकी जर्मन है। ठीक, अब देखिए आप कह सकते हैं कि बेल्जियम में मुख्य रूप से 2 जातीय या 2 भाषा भाषी समूह रहता है। एक है डच भाषा भाषी समूह और एक है फ्रेंच भाषा भाषी समूह, और एक जर्मन भी कह सकते हैं जो कि 1% है लेकिन है। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ आप समझ लीजिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। ठीक है,
एक चीज़ लिख दे हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ये शब्दावलियाँ आपको मिलेगी, इसलिए इसका मतलब आप समझ लीजिए। अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? समाज में जिसकी संख्या कम हो उसे हम कहेंगे अल्पसंख्यक, सीधी सी बात है। और बहु मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है वो कहेंगे बहुसंख्यक। तो अगर आपसे कहा जाए कि बेल्जियम में जो है किस भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि सर डच भाषा की बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये 59% है। और कहा जाए कि कौन अल्पसंख्यक है, तो कहोगे अल्पसंख्यक फ्रेंच और जर्मन है, ये दोनों अल्पसंख्यक, इनकी तुलना में ये अल्पसंख्यक है। सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक जर्मन है, ये तो 1% है, ठीक है। तो जिनकी संख्या कम है वो कहेंगे हम कि वो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है वो बहुसंख्यक हैं। तो वहाँ पर जो है बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम में देखेंगे तो डच जो है ये बहुसंख्यक हैं, और फ्रेंच जो हैं, फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी भाषा को बोलने वाले वो जो है अल्पसंख्यक में है, ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले। और जर्मनों की 1% जनसंख्या है, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया पूरे बेल्जियम की। अब बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में स्थिति सब उलट है। आप मैप में देख रहे होंगे, एक गुलाबी रंग का क्षेत्र दिख रहा है, पीला और लाल के एकदम बीचों बीच दिख रहा है, पीले वाले क्षेत्र में है। पीले वाले क्षेत्र में आप देखिए गुलाबी रंग का एक क्षेत्र दिख रहा है, ये है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो राजधानी है किसकी? बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है ये एकदम स्थिति उल्टी है। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग 80% हैं और डच भाषा बोलने वाले लोग 20% मात्र हैं। दोनों को इसलिए लिखा गया है कि आप समझ लें। अगर पूछा जाए पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन है, तो पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक डच हैं और अल्पसंख्यक फ्रेंच हैं, क्योंकि पूरे बेल्जियम में 40% लोग केवल फ्रेंच बोलते हैं और 59% लोग डच बोलते हैं, तो बहुसंख्यक हुए ये अल्पसंख्यक। लेकिन अगर कहा जाए ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक कौन है, तो ब्रुसेल्स केवल एक क्षेत्र की बात करोगे तो ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो यहाँ बहुसंख्यक कौन होगा? फ्रेंच जो है यहाँ बहुसंख्यक हो जाएंगे, और अल्पसंख्यक जो है 20% हैं केवल डच, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये कहाँ की स्थिति है? कि ब्रुसेल्स की स्थिति है, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में। यानी राजधानी में पूरे बेल्जियम से उलट स्थिति है। राजधानी में फ्रेंच जो है बहुसंख्यक है और डच की स्थिति अल्पसंख्यक वाली हो गई है। अब पूरे बेल्जियम की बात करेंगे तो पूरे बेल्जियम में डच बहुसंख्यक हैं, अब जो है फ्रेंच जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। इसको आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जो ये सामाजिक संरचना दिखाई दे रही है, जो बेल्जियम में विभिन्न भाषा भाषी लोग रह रहे हैं, इनके बीच क्या समस्याएं आगे चल करके उत्पन्न हुई। बेल्जियम की जटिल सामाजिक संरचना के कारण फ्रेंड्स आगे चल करके वहाँ कई समस्याएं उत्पन्न हुई। और जटिल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी देखा कि चार्ट में कि बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम में जो है वो डच भाषा के लोग जो है वो बहुसंख्यक हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं। और जो फ्रेंच भाषा के लोग पूरे बेल्जियम में अल्पसंख्यक हैं वो ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये फ्रेंच भाषी लोग जो हैं वो यद्यपि पूरे बेल्जियम में अल्पसंख्यक हैं, इनकी संख्या कम है डच की तुलना में, लेकिन ये बहुत ही समृद्ध हैं, बहुत ही पैसे वाले हैं, धन संपत्ति से एकदम भरपूर हैं और काफ़ी ताकतवर हैं। और ये संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद डच वाले जो है वो इनसे निर्धन हैं, कमज़ोर हैं। अब यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं कि एक वर्ग जो कि वहाँ बहुसंख्यक है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, वो है डच, लेकिन वो गरीब है, कमज़ोर है, पिछड़ा है। और जो फ्रेंच हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी केवल 40% है, वो ज़्यादा समृद्ध है, ज़्यादा ताकतवर है। तो ये इनसे जो है डच के मन में फ्रेंचों के प्रति जो है ईर्ष्या की भाव पैदा होने लगी। पहली समस्या, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों का ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर होना। फ्रेंच भाषा के जो लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध थे, ज़्यादा ताकतवर थे। तो ये बात जो है डच वालों को बर्दाश्त नहीं होती थी कि यार इनकी संख्या कम है, इसके बावजूद भी ज़्यादा पैसे वाला है, ये ज़्यादा ताकतवर ये लोग हैं, ज़्यादा समृद्ध हैं, और हम लोग इतनी संख्या में हैं, इसके बावजूद भी कमज़ोर हैं। तो इसने जो है समाज में एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना पैदा की, विशेषकर डच भाषी लोगों के मन में, ठीक है। और दूसरी समस्या देखिए, डच भाषी लोगों तक शिक्षा और आर्थिक विकास का लाभ देरी से पहुंचना।
जितनी भी योजनाएं आई, जितने भी विकास के लाभ आए, वो सबसे पहले फ्रेंचों को मिली है। इनके तक आते आते बहुत देरी में यहाँ जैसे शिक्षा की जो सुविधाएं आई, जो विकास की सुविधाएं आई, वो डचों को बहुत देर से मिल पाई, इसीलिए पिछड़ गए। फ्रेंचों को ज़्यादा पहले मिल गई, ये अगड़ गए। तो इस बात को लेकर भी डच भाषी लोग जो थे, जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे, इनके अंदर जो है एक नाराज़गी थी कि हम लोग संख्या में ज़्यादा है, इसके बावजूद भी विकास का लाभ हमको देरी से मिल रहा है। वो अल्पसंख्यक है, इसके बावजूद भी उनको जल्दी मिल जाता है। तो इसको लेकर के दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। और ये तनाव जो है 1950 और 60 के दशक में, दशक का मतलब 10 साल होता है, 50 और 60 10 साल हुए, इसके बीच में दोनों समुदायों के बीच, डच भाषी लोगों के बीच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच ये कटुता इतनी बढ़ने लगी कि इसने जो है तनाव को जन्म दिया। और ये तनाव इन 10 सालों में बहुत अधिक बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो अब इसका समस्या का समाधान क्या निकाला जाए, इस पर जो है वहाँ की सरकार ने विचार किया। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को बेल्जियम की सामाजिक या जाति संरचना के कारण क्या बेल्जियम में समस्याएं उत्पन्न हुई, इसको ऐसे ही पूछ सकता है, या इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि बेल्जियम में विभिन्न भाषी लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे, इसको ऐसे ही पूछ सकता है। तो तनाव के कारण आपको बता दिए गए कि एक वर्ग जो है वो ज़्यादा समृद्धशाली हो जाता है जो कि अल्पसंख्यक है, इसके कारण बहुसंख्यक वालों में असंतोष उत्पन्न होता है। लाभ और विकास की जो योजनाएं आती हैं अल्पसंख्यकों को पहले मिल गई, इसके कारण बहुसंख्यक पिछड़ गए, इस कारण भी उनके अंदर जो है असंतोष होता है। और परिणाम चल कर के आगे जो है तनाव में बदल जाता है, और ये तनाव 1950-60 के दशक में बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, बेल्जियम की जो जाति संरचना थी उसके कारण जो वहाँ पर समस्याएँ उत्पन्न हो गई, जो तनाव उत्पन्न हो गया, उसका वहाँ की सरकार ने बड़ा सूझबूझ से उसका हल निकाला। देखिए, बोर्ड पर लिखा गया है कि सामाजिक विविधता, या इसको हम सामाजिक संरचना कह सकते हैं या जातीय संरचना। सामाजिक विविधता का मतलब वही हुआ कि एक समाज में विविध प्रकार के लोगों का रहना। जैसे बेल्जियम की समाज में डच और फ्रेंच, जर्मन 2-3 तरह के लोग रहते थे, इसी को सामाजिक संरचना कहेंगे, इसी को जातीय संरचना कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों शब्दावलियाँ एक हैं, आप कहीं इसमें भ्रमित मत होना। अगर सामाजिक विविधता के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान बेल्जियम के लोगों ने कैसे निकाला, तब भी उत्तर यही होगा। या जातीय संरचना या सामाजिक संरचना के कारण जो है बेल्जियम में क्यों समस्याएं उत्पन्न हुई, उसका समाधान कैसे निकाला गया, तब भी उसका उत्तर यही होगा। ठीक है, शब्दावली इसीलिए तीनों लिख दी गई, कोई भी शब्दावली आए आप भ्रमित बिल्कुल मत होना। तो देखिए, वहाँ की सरकार ने जो है वहाँ की जो सामाजिक विविधता थी कि जो समाज में 2-3 तरह के लोग थे, डच, फ्रेंच और जर्मन, इस विविधता को वहाँ की सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ, सबका विकास होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने में ही इस तनाव का जो है निपटारा हो सकता है और देश में एकता बनी रह सकती है। तो इस सामाजिक विविधता को वहाँ की सरकार ने स्वीकार किया। उसने क्या किया कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए जो डच और फ्रेंचों के बीच जो कटुता पैदा हो गई थी, जो मनमुटाव पैदा हो गया था, उस मनमुटाव और कटुता का अंत करके देश में एकता बनाए रखने के लिए उसने क्या किया कि बेल्जियम की जो सरकार ने 1970 से लेकर के 1993 के बीच में 4 संशोधन किए और 4 तरह की व्यवस्थाएं कर दी, जिससे वहाँ पर समाज में एकता बनी रहे। और इसी संशोधन के द्वारा बेल्जियम में एक नवीन व्यवस्था का जन्म होता है, नई व्यवस्था का जन्म होता है। इस व्यवस्था को कहते हैं बेल्जियम मॉडल, जो कि पूरे विश्व के लिए आदर्श बनी। यानी कि बेल्जियम की सरकार ने 4 संशोधनों के माध्यम से, जो 1970 से लेकर के 1993 के बीच हुए, उसके माध्यम से जो एक मॉडल शासन करने का पेश किया, उसी को हम कहते हैं, उस नवीन व्यवस्था को कहते हैं बेल्जियम मॉडल। विश्व में इस मॉडल को बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना गया। और इसके कारण, इसी मॉडल के कारण बेल्जियम ने अपने यहाँ के तनाव को ख़त्म कर दिया। तो क्या था बेल्जियम मॉडल? सरकार ने कौन कौन सी वो व्यवस्थाएं की थी जिससे वहाँ तनाव खत्म हो गया? तो देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न तो पूछेगा ही, जो प्रश्न ऊपर लिखा गया इसका उत्तर तो ये होगा ही। अगर आपसे अलग से पूछ सकता है कि बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषताएं थी, तो आप बेल्जियम मॉडल की 4 विशेषताएं थी, इस चारों को आप लिखा गया है, आप इसको अच्छे समझ लीजिए। बेल्जियम मॉडल की जो 4 विशेषताएं थी, मैंने कहा ना 4 संशोधन हुए और 4 संशोधनों के माध्यम से 4 व्यवस्थाएं कर दी गई। पहली व्यवस्था क्या की गई कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या कर दी गई। वहाँ पर जो केंद्रीय सरकार थी, केंद्रीय सरकार मतलब युवा सरकार, जो पूरे बेल्जियम का शासन करती है,
जैसे भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में दो तरह की सरकारें हैं, एक केंद्रीय सरकार है और दूसरा राज्यों की सरकार है। केंद्रीय सरकार कौन है? जो दिल्ली में रह करके वो कार्य करती है। केंद्रीय सरकार अधिकांशतः राजधानी में होती है, तो वो दिल्ली की सरकार जो पूरे भारत की का कार्य करती है उसे हम कहते हैं केंद्रीय सरकार। तो केंद्रीय सरकार में कौन है? तो कहेंगे प्रधानमंत्री भारत के कौन है? तो कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो इनकी सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है, वो पूरे भारत के लिए कार्य करती है, केंद्रीय सरकार है। इसके अलावा भारत के जितने राज्य हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं, हर राज्यों की अपनी एक अलग सरकार है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अपनी अलग सरकार है, इसे हम कहेंगे राज्य की सरकार। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार केवल उत्तर प्रदेश के लिए शासन करेगी, कानून बनाएगी, और जो केंद्रीय सरकार है वो पूरे भारत के लिए बनाएगी। उसी तरह से बेल्जियम में दो तरह की सरकारें थी, एक केंद्रीय सरकार थी, एक केंद्रीय सरकार। देखिए वहाँ पे दो तरह सरकार, एक केंद्रीय सरकार जो कि पूरे बेल्जियम के लिए कानून बनाती है, दूसरा राज्यों की सरकार, जो वहाँ दो बड़े बड़े क्षेत्र थे, फ्लेमिश और बेलोनिया, यहाँ की क्षेत्रीय सरकारें थी। इसी क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ के लिए अलग सरकार की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बना दी गई। केंद्रीय सरकार भी ब्रुसेल्स में है, अब ब्रुसेल्स की अपनी अलग सरकार है। जैसे भारत में केंद्रीय सरकार, मोदी की सरकार कहाँ से कार्य करती है? नई दिल्ली से। तो एक सरकार ये हो गई केंद्रीय सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जिसके अगुवा है, और दूसरा दिल्ली की अपनी सरकार है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका होगा अरविंद केजरीवाल। तो ये दिल्ली की सरकार है, तो दिल्ली की अपनी सरकार है, वो केवल दिल्ली को देखेगी, और जो वहाँ की केंद्रीय सरकार है दिल्ली में रहकर पूरे भारत को देखेगी। उसी तरह से कि एक केंद्रीय सरकार वहाँ बनाया गया जो पूरे बेल्जियम को देखती, दूसरा फ्लेमिश और बेलोनिया क्षेत्र में अलग अलग सरकारें बना दी गई, ये राज्य की सरकार हो गई। ब्रुसेल्स में एक सरकार अलग बनाई गई, वो केवल ब्रुसेल्स को देखती, ठीक है। और अगला सरकार सामुदायिक सरकार, इसको भी हम चर्चा करते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए जो केंद्रीय सरकार थी उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी। ये कहा गया कि यार देखो संख्या चाहे जो हो, यहाँ बहुसंख्यक डच हैं और अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच हैं, इससे मतलब नहीं है, दोनों समुदायों की संख्या जो है केंद्रीय सरकार में समान रहेगी। यानी अगर केंद्रीय सरकार में 50 मंत्री हैं तो 25 मंत्री डच से बनेंगे, 25 मंत्री फ्रेंच से बनेंगे, दोनों को समानता दे दी गई। देखिए डच और फ्रेंच को ये नहीं देखा गया कि फ्रेंच वाले अल्पसंख्यक हैं तो इनको कम सीट दी जाए, ऐसा नहीं किया गया। वहाँ पर दोनों को समान कर दिया गया कि ठीक है केंद्रीय सरकार में जितने मंत्री होंगे उसमें से आधे डच से बनेंगे, आधे फ्रेंच से बनेंगे, तो मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। और कोई भी कानून तब पास होगा जब दोनों की सहमति होगी। तो यानी अकेले कोई कानून कोई समुदाय चाहे तो वो पास नहीं कर सकता है, ना तो डच वाले चाहे तो अकेले पास करते हैं, ना फ्रेंच वाले, दोनों के सहयोग से ही पास होगा। देखो सत्ता का बंटवारा कर दिया गया, झगड़ा खत्म, पहला चीज। दूसरी व्यवस्था क्या की गई? केंद्रीय सरकार की अधिकांश शक्तियां क्षेत्रीय राज्य सरकारों को दी गई। मैंने कहा दूसरी सरकार राज्य में बनी, ये फ्लेमिश और बेलोनिया क्षेत्र में। ये सरकार पूरे बेल्जियम के लिए कानून बनाती है, और फ्लेमिश के लिए एक अलग सरकार बना दी गई, बेलोनिया के लिए अलग सरकार बना दी गई। अब इनको अधिकांश शक्तियाँ दे दी गई कि ये सरकारें अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर डच वाले हैं तो डच की सरकार होगी, यहाँ फ्रेंच वाले हैं फ्रेंच सरकार करेंगे, फ्रेंच वाले यहाँ शासन कर रहे हैं, डच वाले यहाँ कर रहे हैं, और दोनों को शक्तियाँ मिल गई, स्वतंत्रतापूर्वक अपना शासन करिए। तो इससे जो है दोनों को समानता मिल गई। पहला काम, केंद्रीय सरकार में डच भाषी के मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। दूसरा काम, केंद्रीय सरकार की अधिकांश शक्तियाँ वो जो है राज्य सरकारों को दे दी गई, और राज्य सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है, ठीक है। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनी जिसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व। जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में एक सरकार अलग बना दी गई, ये ब्रुसेल्स को केवल देखेगी, और उसमें भी देखा गया कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। देखिए आप, ब्रुसेल्स में फ्रेंच वाले 80% लोग रहते हैं और डच वाले 20% लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहा गया कि नहीं, जब केंद्र सरकार में सब मंत्री समान हैं दोनों भाषा के, तो यहाँ भी समान रहेंगे। यानी डच वाले भी, अगर यहाँ 30 मंत्री हैं तो डच वाले 15 रहेंगे, 15 वाले फ्रेंच वाले रहेंगे, यानी यहाँ भी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। तो इस तरह से आपने देखा कि हर जगह समानता का नियम लगाया गया, दोनों समुदायों में सत्ता का बंटवारा कर दिया गया, जिससे वहाँ पर तनाव कम हुआ, और कम क्या, खत्म हुआ, और दोनों समुदायों के बीच जो वैमनस्य था, जो कटुता थी, वो खत्म हो गई। एक वहाँ पर नई सरकार बनाई गई, अपनी तरह की एक अनोखा प्रयोग था, पूरे विश्व में आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, वो था सामुदायिक सरकार।
अब सामुदायिक सरकार क्या होता है, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है। बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं यहाँ भी आपको लिखना पड़ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। सामुदायिक सरकार क्या होगा, यानी किसी एक समुदाय की सरकार। ये समुदाय कौन होगा, ये सामुदायिक सरकार जो है इसका चुनाव जो है हर भाषा भाषी वाले लोग अलग अलग करेंगे। और ये करेगी क्या, ये केवल हर भाषा भाषी लोगों की संस्कृति के संबंध में, उनकी शिक्षा के संबंध में, उनके भाषा के उत्थान के लिए कार्य करेगी। तो यानी कहने का मतलब इस सरकार का चुनाव कौन करेगा, तो जो डच भाषा वाले लोग हैं ये अपनी सरकार सामुदायिक सरकार बनाएंगे। फ्रेंच भाषा भाषी वाले वो पूरे बेल्जियम में कहीं भी रहते हों वो सब वोट देंगे। यानी फ्रेंच भाषा भाषी की जो सामुदायिक सरकार होगी उसमें केवल फ्रेंच बोलने वाले ही लोग ही वोट देंगे, ये अपनी सरकार सामुदायिक सरकार बनाएंगे। डच वाले अपनी बनाएंगे, जर्मन वाले अपनी बनाएंगे। तो ये जो सामुदायिक सरकार होगी, अब जर्मन वाला 1% जनसंख्या है, लेकिन इसकी जो सरकार होगी वो जर्मनी भाषा के लिए कार्य करेगी, जर्मनी संस्कृति के लिए, जर्मनी शिक्षा के लिए, जर्मन भाषा की शिक्षा के लिए, उत्थान के लिए कार्य करेगी। इसी तरह फ्रेंच की जो सामुदायिक सरकार है वो फ्रेंच की संस्कृति शिक्षा भाषा के उत्थान के लिए कार्य करेगी, और डच की जो सरकार है वो डच की संस्कृति शिक्षा और भाषा के उत्थान के लिए कार्य करेगी। तो इस तरह से सबकी शिक्षा संस्कृति और भाषा का सम्मान किया गया सामुदायिक सरकार बना करके, जिसके माध्यम से वहाँ सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आप यहाँ पर और देख लीजिए, बेल्जियम मॉडल के क्या परिणाम हुए। तो बेल्जियम मॉडल का जो पहला परिणाम अगर आपसे पूछा है बेल्जियम मॉडल का क्या परिणाम हुआ, तो पहला परिणाम ये हुआ कि बेल्जियम में एकता स्थापित हुई, शांति बनी, दोनों समुदाय मिलकर रहने लगे और एकता स्थापित हुई। दूसरा, दोनों समुदायों में तनाव में कमी आई, दोनों समुदाय अब तनाव खत्म करके प्रेम पूर्वक वहाँ रहने लगे। और तीसरा, गृह युद्ध की आशंका जो थी वो खत्म हो गई। गृह युद्ध क्या होता है, जब किसी राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच आपस में युद्ध होने लगे, दोनों अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ने लगे, या राज्य का कोई समुदाय जो है वो सरकार के खिलाफ अस्त्र लेकर के युद्ध करने लगे और पूरा राज्य में युद्ध का माहौल हो जाए, तो उसे कहेंगे गृह युद्ध, यानी घर का युद्ध। तो अगर ये दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ता तो वहाँ पर गृह युद्ध पैदा हो सकती थी, लेकिन बेल्जियम सरकार की समझदारी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। यह बेल्जियम मॉडल की बहुत बड़ी सफलता है। तो फ्रेंड्स यह था बेल्जियम का मॉडल। हमने इस वीडियो में बेल्जियम की जातीय संरचना से लेकर के बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं और बेल्जियम मॉडल के परिणाम को सभी को अच्छे से समझ लिया है, और वीडियो को आपने अच्छे से देखा है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सब कुछ बताने का अच्छे से प्रयास किया गया है। अब हम लोग जब चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए वीडियो कहीं ब्रेक कर देंगे, और अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग श्रीलंकाई मॉडल के बारे में जानेंगे, वहाँ की जातीय संरचना के बारे में जानेंगे। श्रीलंकाई मॉडल क्या था, उसने अपनी संरचना के अनुरूप कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया, उसका क्या परिणाम हुआ, और दोनों शासन व्यवस्थाओं को, बेल्जियम की शासन व्यवस्था और श्रीलंकाई शासन व्यवस्था का तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन करेंगे उस वीडियो में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं सत्ता की साझेदारी पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।